राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें शाहनवाज हुसैन जी, भगत सिंह कोश्यारी जी और मैं उसके सदस्य थे। और हमें उत्तराखंड में जो आपदा आई उसकी समीक्षा और उस आपदा से ग्रस्त राज्य और लोगों को उबरने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव, उनको एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदनों के नेता आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में हमारे नेता सुषमा जी और अरुण जेटली जी के सामने हमें उसको प्रस्तुत करना है। आज एक और घटना जो घटी है उस पर भी मैं अपनी टिप्पणी कर रही हूँ। तेलंगाना के गठन को लेकर के, चूँकि वह एक आसन्न प्रसंग है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, यह प्रक्रिया का समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करके जिन नए राज्यों के प्रस्ताव शेष रह गए हैं स्वीकृत होने के लिए, जिसमें बुंदेलखंड प्रमुख रूप से है, अन्य भी कुछ राज्यों के अलग कर देने के प्रस्ताव हैं, तो उन सारे प्रस्तावों पर भी विचार हो जाना चाहिए, जिसमें कि बुंदेलखंड राज्य भी शामिल है। तेलंगाना के बारे में जो पहल हुई है, इस पहल से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है, लेकिन साथ में शंका और चिंता भी है, क्योंकि यूपीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस में ही स्वयं इसमें फूट है। इसके अलावा अभी तक कांग्रेस ने पृथक तेलंगाना के बारे में बार बार धोखाधड़ी की है। इसलिए इन सारे विषयों को देखते हुए और तेलंगाना के पृथक करने के बारे में कांग्रेस के अतीत के रुख को देखते हुए हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम चिंतित हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता हुई है कि तेलंगाना के लोगों की मांग पूरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करती रही है, ये हमारी नीति रही है। इसलिए मैंने जो कहा मैं उसको रिपीट करूंगी कि हमारी मांग है कि फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो और बुंदेलखंड जैसे राज्यों की जो मांग है उनके गठन के बारे में विचार किया जाए। मैं उत्तराखंड के बारे में फिर से वापस लौटूंगी। उत्तराखंड के लिए जब आपदा आई थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की थी यूपीए की सरकार से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, क्योंकि हादसे का स्थल भले ही एक राज्य में सीमित हो, किंतु उसके प्रभाव की व्यापकता पूरे देश में थी। हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान की जो राज्य सरकार है वो अपने बलबूते पर इस आपदा से निपटने में समर्थ नहीं है। इसका प्रत्यक्ष गवाह बनी है हमारी टीम, जिसमें शाहनवाज जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं, मैं भी उसकी एक सदस्य हूँ। अभी तक जो स्थितियाँ हमने वहाँ जाकर के देखी हैं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई है। पहले मैं पूरे राज्य की कठिनाई का जिक्र करूंगी कि वहाँ की ऋषिकेश और रुद्रपुर से ऊपर की जो पहाड़ी आबादी है, जिसकी संख्या लगभग 50 लाख से ज़्यादा है, ये पूरी की पूरी आबादी ही इस आपदा से प्रभावित हो गई है।
क्योंकि आने जाने के रास्ते ठप पड़ गए हैं, विद्यालय भी काम नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इसके कारण उनके रोजगार, उनका भविष्य और अधोसंरचना के ठप पड़ जाने के कारण उनका आवागमन, ये सब बाधित हो गया है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो स्थिति कठिन हो गई, उसमें खेती वहाँ बहुत छोटी है और उसमें भी अधिकतर खेती पर मलबा गिर गया है ऊपर के पहाड़ धसकने से। इसके कारण खेतों से कई कई मीटर मलबा को उठाना वहाँ के किसानों के लिए कठिन हो गया है। खेती भी वहाँ की समस्या में आ गई है। इसके कारण भले ही हमने तत्काल उन्हें कुछ रिलीफ दे पाए हों हम, लेकिन भविष्य के लिए भूखमरी का संकट खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में नीतिगत निर्णय नहीं हो पाया। अभी जो प्राइवेट स्कूल नीचे सड़कों पर चल रहे हैं, उनने ऊपर पहाड़ियों से आए हुए आपदाग्रस्त बच्चों को अपने यहाँ पर पढ़ने की छूट दे दी है, बल्कि आमंत्रण ही दे दिया है। तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनके संपूर्ण भविष्य को लेकर के एक नीतिगत निर्णय करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग्स गिर गई। अध्यापकों के स्वयं के परिवार भी आपदाओं से प्रभावित हो गए हैं। तो ऐसी स्थितियों में उन बच्चों की शिक्षा का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में एक नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा। अभी तक जो राज्य सरकार घोषणा करती रही, वो ये करती रही, कभी कहा 2000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, कभी कहा 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, कभी कहा 5000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील करती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो हिंदुस्तान के सभी थानों को सूचना दे दें कि उन थानों में जो लोग उत्तराखंड गए थे उस महीना विशेष में, उसमें से जो नहीं लौटे हैं उनकी सूचना 1 हफ्ते में कलेक्ट की जा सकती है, ताकि वास्तव में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसके बारे में ठीक से जानकारी दी जा सके। अपने अनुमान को व्यक्त करना राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा ये साबित करता है कि यूपीए की सरकार अभी भी 17वीं शताब्दी में रह रही है, और पुराने जो आंकड़े अनुमान से इकट्ठे होते हैं उसके आधार पर वो इसकी बात कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की जो स्थिति है, मैं स्वयं केदारनाथ गई, मैंने केदारनाथ बाबा पे जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई, आरती की उनकी, लेकिन पूरा केदारनाथ धाम अभी भी मलबे से ही दबा हुआ है और वैसा ही है जैसा कि वो 17 तारीख की आपदा के समय पे था। उस तारीख तक 22 जुलाई तक की मैं स्थिति आपको बता रही हूँ। मंदिर के परिसर में भी मलबा जमा है, मंदिर के मंडप में भी मलबा जमा है, और गर्भगृह में सिर्फ जहाँ शिवलिंग है उसके आसपास की रेत हटाई गई है, अन्यथा वहाँ भी आसपास में कई फीट तक मलबा शिवलिंग के पास में भी 2-3 फीट की दूरी पर जमा हुआ है। मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर की यही स्थिति है। जब हम वहाँ पहुँचे तो भीषण दुर्गंध थी, थोड़े से सीमित लोग वहाँ पर थे, और ऐसा लगता था, क्योंकि मेरे साथ एक वो व्यक्ति गए थे जो उस दिन 17 तारीख को वहाँ मौजूद थे, वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे, और उन्होंने मुझे कहा कि जैसा उन्होंने 17 तारीख को केदारनाथ छोड़ा था शाम को, उनको केदारनाथ वैसा ही मिला है 1 महीने के बाद 22 जुलाई को। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूँगी कि केदार वैली में जो मृत्यु हुई है वो सर्वाधिक है। जो हजारों की संख्या की मृत्यु है वो केदार वैली की है। जो भी केदारनाथ गए हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, कि केदारनाथ से लेकर के गौरी कुंड के नीचे सोनप्रयाग के पुल तक 18 किलोमीटर की दूरी है, और ये दूरी 4-5 घंटे में पैदल पार कराई जा सकती थी। 14 तारीख की रात को पानी बरसा, 15 तारीख को दिन में पानी बरसा, 15 तारीख की रात को पानी बरसा, तो 16 तारीख को सवेरे 36 घंटे की बारिश के बाद में 16 तारीख को सवेरे वहाँ के डीएम और सीएम को आपस में फैसला करके केदार वैली को खाली करवाना था, क्योंकि गांधी सरोवर 3 किलोमीटर की दूरी पर था, उसके सामने एक ग्लेशियर था। अगर सरोवर फट गया या उबल गया तो बहता हुआ ग्लेशियर मलबे की शक्ल में मंदिर के तरफ से आता हुआ पूरे केदारनाथ को बहा देगा, ये तय था। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये लापरवाही से किया गया अपराध है, जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे। ये एक ऐसा अपराध है जो लापरवाही से हुआ है।
ये जितने लोग मारे गए हैं, ये शासन की लापरवाही से इनकी मृत्यु हुई है। 16 तारीख को सवेरे यदि केदारनाथ को इविक्ट करवाया जाता तो धन हानि तो पूरी होनी थी, लेकिन जनहानि जीरो होनी थी, जनहानि नहीं होनी थी। इसलिए मैं उत्तराखंड की सरकार को इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए पूरी तरह से दोषी मानती हूँ। उनकी लापरवाही को, इन जो मृत्यु हुई है, जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, इसके लिए पूरी तरह से ये जो 10, 15, 20 हज़ार, क्योंकि आज तक वो फिगर नहीं दे पा रहे, न गृह मंत्रालय दे पा रहा है, न राज्य सरकार दे पा रही है, इसके लिए मैं पूरी तरह से राज्य की सरकार को दोषी मानती हूँ। और अंत में हमने जो राज्य की सरकार को कहा है कि आप अपने आप को सबके साथ सहयोगी की भूमिका में लेकर के चलिए, क्योंकि केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम ये धार्मिक स्थान है और वहाँ दो तरह का पर्यटन है, एक भौतिकवादी पर्यटन है, एक आध्यात्मिक पर्यटन है। तो जो ये आध्यात्मिक धार्मिक स्थान है, इनका जो फिर से पुनर्निर्माण करना है, इसमें साधु संतों की, तीर्थ पुरोहितों की और समस्त हिंदू समाज की राय से चलिए और वहाँ जो आधुनिकतम सुविधाओं का निर्माण करिए, वो अपने हिसाब से करिए, लेकिन इन स्थानों पर जो निर्माण हो उसमें सबकी राय से चलिए और इसमें सबका सहयोग लेकर के चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। और शाहनवाज जी भी हमारे सदस्य हैं, वो गए भी थे उत्तराखंड, वो इसमें कुछ जोड़ना चाहें।